हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक फ्रेश सेशन जहां पे सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए बेटा, जब तक कि कोई अपडेट नहीं आती है तब तक हम कोई भी डिलेटेड सिलेबस को नहीं समझेंगे। आप देख रहे हैं कि 2 साल से सिलेबस का 30% डिलीट किया जा रहा है, जिसमें से एक ये चैप्टर भी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसको भी रिमूव किया गया है। लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, तो हम क्योंकि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, तो आज यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो बच्चे मुझे यहाँ पे नहीं जानते हैं, एक बार मैं उनको जल्दी से बताना चाहती हूँ। बेटा, आई एम शिवांगी शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, कई सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। 11th 12th और नीट एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर मैंने दिलवाया है, तो आई होप आप लोग मुझे कुछ बढ़िया स्कोर दें, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगे एंड हमारी ये जर्नी बहुत ही बेहतरीन हो। सो नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन बिल्कुल बेसिक में। आपका जो 12th का फर्स्ट यूनिट है, दैट इज विच यूनिट? रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर में बेसिक्स को जानते हैं। बेसिक्स बोले तो हम बेटा पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था वो यहाँ पे फिर से इस्तेमाल होने वाला है, और जो आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लास 11th में पढ़ा था वो बेटा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद हमारा आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हम केवल प्रोसेस को जानेंगे। डिटेल में बेटा इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन, और चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक और चैप्टर है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर बेटा अमंग दी 4 चैप्टर सबसे बेशक लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे अगर हमने नहीं समझा तो आगे हमें प्रॉब्लम होगी। नीट में इसमें से एक क्वेश्चन आता है और बोर्ड्स में बेटा इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आज इस क्लास में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, जिंदगी ये होती क्या है, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम कवर करेंगे द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ asexual and sexual reproduction, and finally we are going to complete the various type of asexual reproduction. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले let's start with a lifespan. अब देखिए भाई, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई नन्ही सी जान जब पैदा होता है तो वो शुरू से तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। अगर मैं चाहे ह्यूमन की बात करूं, चाहे मैं किसी एनिमल की बात करूं या बैक्टीरिया की बात करूं, हर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, ग्रो होता है, देन बेटा एक समय आने के बाद वो रिप्रोड्यूस करता है और उसके ऑफस्प्रिंग्स यानी कि उसके बच्चे आते हैं। तो ये जो पूरी जिंदगी है, रिप्रोडक्शन के बाद फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। सो बर्थ के समय से जब हम पैदा हुए, बीच में हमने रिप्रोड्यूस किया, बूढ़े हुए, एंड फाइनली जब हमारी डेथ हुई, सो बर्थ और नेचुरल डेथ के समय को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये नेचुरल डेथ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम पैदा हुए और कुछ टाइम बाद किसी बीमारी के रहते हुए, किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारी डेथ हो गई। वो बेटा यहाँ पे बात नहीं करी जाएगी, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज नॉट द केस। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल डेथ अगर होती है तो वो बेटा यहाँ पे क्या है, इट इज अ लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पैन की। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन हमेशा स्पीशीज में कैलकुलेटेड की जाती है। इट इज कैलकुलेटेड अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। देखिए बेटा,
जिन बच्चों को ये नहीं पता स्पीशीज क्या होती है वो पहले ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इंसान के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, इंसान के बच्चे को ही जन्म देते हैं, हाथी के साथ, कुत्ता कुत्ते के साथ, बिल्ली बिल्ली के साथ एंड सो ऑन। ये सब एक स्पीशीज होती हैं। अब अगर आप देखेंगे, घोड़ा है और एक गधा है, डोंकी है, इसका जो बच्चा होता है ये बेटा म्यूल होता है, जिसे हम खच्चर कहते हैं। ये खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर मुझे और खच्चर चाहिए होंगे तो मैं घोड़ा और गधे को ही रिप्रोड्यूस कराऊंगी। ये नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये हमने उनका रिप्रोडक्शन कराया है। सो स्पीशीज वो होती हैं ऐसे इंडिविजुअल जो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, और जो उनका बच्चा होगा वो आने वाली पीढ़ी को ला सकता है, उसको बेटा स्पीशीज कहते हैं। ह्यूमन की एक स्पीशीज हो गई, एलिफेंट की एक स्पीशीज हो गई, काऊ की एक स्पीशीज हो गई, ये मेरी स्पीशीज होती हैं। अब पॉपुलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए अब ह्यूमन है, इंडिया के ह्यूमंस हो गए, इंडिया की पॉपुलेशन हो गई, नीग्रोइड्स हो गए, अफ्रीका के हो गए, कॉकोसाइड्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, ये मेरी अलग अलग पॉपुलेशन रेसेस हो जाती हैं ना। मैक्सिमम लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज में देखा जाता है, यानी किसी ह्यूमन स्पीशीज में सबसे ज्यादा जो जिया, मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी रही। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कुछ पुराने सालों की बात करूं, तो इनिशियली अगर आप देखेंगे जो हमारे दादा के दादा या उनके पापा होते हैं, तो पहले बेटा लोग 100 साल भी जी जाते थे, लेकिन अब जो उम्र है वो 60 साल के आसपास रह चुकी है। क्यों? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये सब बदल चुका है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैक्सिमम कितना लाइफ स्पैन रहा है, तो 100 साल का रहा है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन में हमेशा एक स्पीशीज की बात करती हूं। नेक्स्ट बेटा मेरा आता है एवरेज लाइफ स्पैन, एंड इट इज कैलकुलेटेड इन अ पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन में कैलकुलेट की जाती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए बेटा, कुछ ऐसी कंट्रीज है, लेट्स सपोज स्पेन, तो वहां के लोग काफी हेल्दी होते हैं। अगर आप वहां की बुजुर्ग महिला को देखोगे, 60 से 65 साल को देखोगे, सो शी गोज फॉर अ वॉक, अपना खान पान अच्छा खाते हैं, टाइम से सोते हैं, जिंदगी में ज्यादा लोड नहीं लेते, पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, उनके वहां पे लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। वहां पे लोग 80-90 साल आराम से जी जाते हैं। अब अगर मैं वहां पे ऐसी कंट्रीज में देखूं, अमेरिका में जहाँ पे खूब फास्ट फूड चलता है, तो वहां पे लोग इतना नहीं जी पाते। अच्छा, अगर मैं किसी ऐसी कंट्री में देखूं जहां कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा है, तो रेडिएशन की वजह से डीएनए में डैमेज हो चुका है, और कई सालों तक ऐसे डीएनए ट्रैवल होता रहा, मतलब इनहेरिट होता रहा, और लाइफ स्पैन बेटा ऐसे लोगों की कम हो चुकी है। सो यहाँ पे मैं एवरेज लाइफ स्पैन की बात करती हूँ कि किसी जगह पे इतना लाइफ स्पैन है, लेट्स सपोज 50 to 60 है, कहीं पे 80 to 90 है। तो ये जो एवरेज लाइफ स्पैन है, ये मैं हमेशा एक पॉपुलेशन की बात करती हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कोई कितना जी सकता है। जैसे कि कोई बीमार हुआ तो आप कहते हैं कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है। लेट्स सपोज कोई ऐसी बीमारी है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, एड्स हो गया, किसी को बचपन से ही एड्स है, तो बोला गया कि यार आप 10-12 साल तक ही जी सकते हो अगर आपने पूरा अपना ध्यान रखा। एड्स नहीं होने दिया, एचआईवी पॉजिटिव हो। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि एड्स होता है। एचआईवी का वायरस जब बॉडी में बहुत फैलता है और हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तब बेटा उसको एड्स कहते हैं। तो मान लीजिए उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, टाइम टू टाइम मेडिसिन दी जा रही है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी है। आप एक्सपेक्ट कितना करते हो? सो दैट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो किसी भी इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम ईयर्स में कैलकुलेट की जाती है ना। कुल मिलाकर के मैंने ये देखा कि लाइफ स्पैन एक पॉपुलेशन में भी वेरी करता है, एक स्पीशीज में भी वेरी करता है। सो ऑब्वियसली दो ऑर्गेनिज्म में भी वेरी करेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो ये बेटा एक मे फ्लाई है। अगर मैं इस मे फ्लाई की बात करूं तो ये केवल 24 घंटा इसकी जिंदगी होती है। सुबह उठी, जिंदा हुई, रात को सोई, मर गई। और अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज द बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री की बेटा 100 से 200 साल तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। सो यहां पे मैंने क्या देखा कि इस दुनिया में
हर एक ऑर्गेनिज्म को मरना है। जो मिट्टी से पनपा है बेटा, जो पैदा हुआ है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, और हर किसी को मरना ही है। कोई ज्यादा जीता है, कोई कम जीता है। सो व्हाट आई कैन से इज नोबडी, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल बोले तो अमर, कोई अमर नहीं होता। हाँ, हनुमान जी की बात की जाए और अगर अश्वत्थामा की बात की जाए तो भाई कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी जिंदा है, बट साइंस कुछ और भी कहती है। व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? देखिए बेटा, एक अमीबा की बात करती हूं। एक अमीबा आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। ये बेटा मान लीजिए कि ये रिप्रोड्यूस करने जा रहा है। ये 2 न्यूक्लियस हुए और उसके बाद ये 2 अमीबा बन गए। यार इस अमीबा का क्या हुआ? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही यही है कि उसके पास एक ही सेल हो। तो एक ही सेल 2 में डिवाइड होगा। अब जब वो 2 में डिवाइड हो जाएगा तब तो वो 2 इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो यहां पे बेटा क्या हुआ, एक सेल ने जब सेल डिवीजन किया 2 हो गए। तो मैं ये कह सकती हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरा नहीं। आई कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। भाई ये तो अपने अंश आगे ही बढ़ गए ना, एक था 2 में डिवाइड हो गया। भाई ग्रोथ कर रहा है तो सेल डिवाइड होगा, लेकिन सेल डिवाइड होते ही 2 इंडिविजुअल आ गए। मरा तो ये कभी है ही नहीं। अब अगर इसको किसने कुचल दिया पहले ही तो रिप्रोड्यूस भी तो नहीं करेगा ना, तब आपने मारा है। लेकिन ये ऐसे नेचुरल डेथ तो नहीं आ रही। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। चलिए अब बेटा एनसीईआरटी में आपको ये एक इमेज दे रखी है। अगर आप देखेंगे, जो आपका पहला पन्ने को आप पलटोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे एक टेबल दे रखा है जहां पे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म बने। बेटा क्लियरली यहाँ पे कुछ बातें आपने देख पाओगे कि जो लाइफ स्पैन होता है इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका हैबिट कैसी है, उसका हैबिटेट कैसा है। किसी जानवर का उसका घर छीन लोगे तो धीरे धीरे बेटा वो जानवर को खतरा हो जाएगा, उनके शिकारी उनको इजीली पकड़ेंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोटी हो जाएगी। उनकी बॉडी के इंटरनल फीचर्स क्या हैं, और बेटा बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन सब चीजों पे हमारा लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। बट एक चीज पे जो ये नहीं करता, दैट इज ऑन साइज। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्पैन किसी साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बेटा, एक हाथी अच्छा खासा बड़ा होता है और 60 से 90 साल जीता है। लेकिन अगर मैं एक प्लांट की बात करूं, लेट्स सपोज बैनियन, तो ये 25 साल जीता है। अगर मैं एक बैनियन ट्री की बात करूं, सॉरी ये बनाना था बेटा, अगर बैनियन ट्री की बात करूं तो ये 100 से 200 साल जीता है। तो एक एलिफेंट इतना सा जीता है और एक बैनियन ट्री इतना जीता है, बड़ा डिफरेंस हो गया यार। चलो एनिमल्स में ही कंपेयर करते हैं। एक एलिफेंट 60 से 90 साल जीता है, और अगर मैं एक पैरेट की बात करूं तो वो 140 साल जीता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आप इन वैल्यूज को फिल करें अपनी एनसीईआरटी में, इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम। जैसे कि हॉर्स बेटा 60 साल जीता है, डॉग 20 से 30 साल, कुछ डॉग्स की ऐसी हैं जो कि 12 से 13 या 18 साल भी जीते हैं। काऊ 20 से 25 साल, कौवा 15 साल, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, क्रोकोडाइल 60 साल जीता है। टॉर्टोइस की बात करेंगे 100 से 150 साल, फ्रूट फ्लाई एक ड्रोसोफिला 2 वीक जीती है, रोज बेटा आपका 5 से 7 और राइस प्लांट 3 से 4 महीने। अब क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ स्पैन वेरी करता है। इट वेरी ड्यू टू वेरियस रीजन बट नॉट ऑन साइज। चलिए ये यहाँ पे बात हो गई। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे जीने की बात कर दी, मैंने यहाँ पे मरने की बात भी कर दी, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? बीच में ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा आपको इसीलिए दिखते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है।
अगर इंसान जन्म देना बंद कर दे तो इंसान सारे गायब हो जाएंगे। सो रिप्रोडक्शन का मतलब है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर इटसेल्फ। ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे को जन्म देता है। अगर मैं यहां पे क्लियर शब्दों में बात करूं, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज। देखिए, किसी जंगल में अगर मैं सारी भेड़ को खत्म कर दूं तो हो सकता है उसको खाने वाला लोमड़ी वहां पे खत्म हो जाएगी भूखी रह करके, या अगर मैं सारे भेड़ को बढ़ा दूं, लोमड़ियां खत्म कर दूं तो भेड़ सारे प्लांट्स खा जाएगी। सो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बहुत जरूरी है, चाहे मैं किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करूं या किसी भी चीज की बात करूं। सो इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट में भी एज इट इज पूछा गया है। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और बाकी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ, कितने तरीके के रिप्रोडक्शन होता है? द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन गैमीट की फॉर्मेशन, पेरेंट्स कितने हैं, एक है या दो है, गैमीट्स बना रहे हैं कि नहीं, और इन गैमीट से फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, इन चीजों पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए, दो तरीके की रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए बेटा, एसेक्सुअल, ए मतलब नहीं, सेक्सुअल में सेक्सेस, नो सेक्सेस आर इन्वॉल्व, तो यहां पे एक ही पेरेंट होता है। देखिए बेटा, अगर एक ही पेरेंट है, चाहे वो यूनिसेलर हो या वो मल्टीसेलर हो, वो अपने जैसे किसी तरीके से दूसरे को जन्म दे देगा। यहां पे उसे कोई गैमीट नहीं बनाना, क्योंकि बेटा गैमीट का तो फ्यूजन होना है। गैमीट बना ही इसलिए है कि वो फ्यूज हो जाए और इंडिविजुअल बन जाए। तो जब एक ही पेरेंट है तो यहां पे गैमीट बनेगा? नो। सो यहां पे नो गैमीट्स आर फॉर्म। अब देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गैमीट का बनना माइटोसिस और मियोसिस दोनों से होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं इन केस ऑफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉइड है। देखिए बेटा, डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसका क्रोमोसोम डबल में हो, यानी लेट्स सपोज ये कोई सेल है, इसके क्रोमोसोम बेटा ऐसे हैं, सो इट इज डिप्लॉइड। इसके पास 4 क्रोमोसोम है जो कि 2 के पेयर में होगा। अगर बेटा ये गैमीट बनाएगा तो इसका गैमीट ऐसा होगा, हैप्लॉइड, यानी कि इसमें केवल 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। तो क्रोमोसोम यहां पे आधे हुए हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस केवल एक जगह ही होती है। मियोसिस केवल स्पोर्स या गैमीट्स बनाने में ही हो सकती है, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। तो अगर यहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो बेटा यहां पे मियोसिस भी नहीं हो रही। अब हालांकि कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स माइटोसिस से भी बन सकते हैं। देखिए बेटा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, मान लीजिए इसके पास 4 क्रोमोसोम तो हैं, लेकिन ये बेटा पेयर में नहीं है, ऐसे 4 क्रोमोसोम हैं, तो यहां पे जो गैमीट्स हैं वो मियोसिस से नहीं बनेंगे। अगर बेटा ये हैप्लॉइड है तो ये माइटोसिस से ही गैमीट को बनाएगा।
क्योंकि बेटा गैमीट कभी भी n/2 तो नहीं हो सकता, आप आधे क्रोमोसोम नहीं भेज सकते। हम क्या करते हैं, हम मियोसिस पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो बेटा आपका डबल होते हैं क्रोमोसोम, फिर वो डिवाइड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, तो मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुआ। अब जब ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है तब तो माइटोसिस से होगा। तो इनकी बॉडी में गैमीट्स तो बनता ही नहीं, तो मियोसिस नहीं हो सकती। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी बॉडी में माइटोसिस होती है, बट नॉट फॉर गैमीट की फॉर्मेशन। तो ये चीज जो बच्चे हमने लिखी है, इट इज नॉट हैपनिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट नहीं बनेगा। अब फिर माइटोसिस कैसे होती है, तो सिंपल सेल डिवीजन तो होगा। अब देखिए बेटा, अगर ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हुआ या अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हुआ, तो मल्टीसेलुलर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगा। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ बेटा, तो जैसे ही सेल डिवाइड हुआ वैसे ग्रो तो हुई, बट इसी समय रिप्रोडक्शन भी हो गया। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों करती है। इट इज इक्वल, मैं कह सकती हूं दोनों एक ही बात है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ गो हैंड इन हैंड इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो अब तक मुझे क्या पता लगा कि पेरेंट एक ही है, गैमीट नहीं होता, इसका मतलब मियोसिस नहीं होती। हाँ, माइटोसिस होती है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सेल है तो माइटोसिस तो हुए होंगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन होगा तो माइटोसिस से होगा, और यूनिसेलुलर में भी माइटोसिस से होगा, लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होगी। अब देखिए बेटा, एक ही पेरेंट से दूसरी बॉडी आ रही है, तो एक ही पेरेंट का डीएनए डबल हो रहा है और पेरेंट आगे बच्चे में जा रहा है। तो यहां पे जो बच्चे होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। देयर इज नो वेरिएशन। बेटा आपने यहां पे छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि वेरिएशन दो कारण से होता है। एक तो मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, और एक बेटा दो पेरेंट्स के गैमीट बोलते हैं, उसकी वजह से वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे दोनों ही चीज नहीं हो रही, तो क्या यहाँ पे वेरिएशन होगा? नहीं होगा, एब्सोल्युटली नो वेरिएशन। और जो ऑफस्प्रिंग होंगे उन्हें बेटा हम कहते हैं क्लोन्स, क्योंकि वो आइडेंटिकल होंगे। क्लोन्स बेटा वो होते हैं जो जीनो टिपिकली एंड फिनोटिपिकली सेम हो, मतलब उसका डीएनए भी सेम है और उसकी अपीयरेंस भी सेम है। तो इस तरीके की ऑर्गेनिज्म हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं, यानी कि क्लोन्स। सो कुल मिलाकर के यहां पे हमने क्या देखा कि देयर आर नो गैमीट्स, देयर इज ओनली वन पेरेंट, देयर इज माइटोसिस, देयर इज नो वेरिएशन। यहां पे हमको क्लोन मिलता है। अब नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें समझने हैं कुछ फायदे और नुकसान। चलिए बेटा पहले इसके फायदे की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, सिंपल सा रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बेटा लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है तो लेस टाइम भी लेता है। दूसरी चीज बेटा, मान लीजिए कि मुझे एक जैसे पेरेंट्स पाने हो, तो यहां पे आपकी प्योरिटी मेंटेन होती है। चलिए मानते हैं, अब मैं यहां पे एक बात करने वाली हूं प्लांट की। मान लीजिए एक रोज का प्लांट है और बहुत ही सुंदर वो प्लांट, उसमें से फूल निकल रहे हैं। मैं अगर कैसे रोज के प्लांट को बढ़ाऊंगी,
तो वी नो बेटा रिप्रोडक्शन करवाते हैं। रोज एक प्लांट का स्टिग्मा, दूसरे प्लांट का पॉलन, पॉलिनेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ एंड सो ऑन। तो इसमें तो दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर आएंगे क्योंकि पॉलन किसी का था और स्टिग्मा किसी का था। लेकिन अब हमने क्या किया, रोज की एक कटिंग ली, स्टेम लिया, उसको जमीन में गाड़ा और उसमें से नया प्लांट उगाया। इसको बेटा हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स बोले तो जो रिप्रोडक्शन नहीं करते सेक्सुअल। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो आपने हूबहू वैसे ही प्लांट की चीजें पाली। सेम अगर मैं अमीबा पाऊंगी तो मुझे एक जैसे बहुत सारे अमीबा मिल जाएंगे। सो यहां पे बेटा प्योरिटी मेंटेन रहती है और मुझे एक बारी में मेनी कॉपीज मिल सकती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा कोई आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है तो ये दूसरे पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, ये भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कोई अमीबा अलग बैठा हुआ है तो वो अकेला है, परेशान है, उदास है, बोर हो रहा है, तो उसको किसी दूसरे अमीबा की जरूरत नहीं है, उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाना भैया, उस अमीबा को पैदा करना है। तो जो दो अमीबा आएंगे वो दोस्त है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, किसी चीज के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी साथ में फ्री मिलते हैं। जैसे कि बेटा अगर किसी को कोई डिजीज हुई तो वो बेटा आगे कंटिन्यू ही रहेगी। कोई भी बच्चे वेरिएशन नहीं मिलता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वेरिएशन जिंदगी का उसूल है। अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आपके पढ़ने के तरीके से आपके नंबर नहीं आ रहे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। चेंज तो जिंदगी का असूल है, वेरिएशन भी बेटा बायोलॉजी का असूल है। आज अगर हम इंसान हैं, हमेशा से इंसान नहीं थे। जब कभी लाइफ अर्थ में शुरू हुई होगी तो एक सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया। सोचिए, प्रोकैरियोटिक सेल आया, धीरे 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 आज देखिए इतने प्लांट्स हैं, इतने एनिमल्स हैं, कुछ तो हमने आज तक देखे नहीं होंगे जिनका किसी को नहीं पता होगा। क्या पता हर रोज कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मुर्गी पहले आया कि अंडा, तो आप क्या कहेंगे? मैम मुर्गी पहले आई, मैम मुर्गी से तो अंडा आया, मैम अंडा तो मुर्गी से आया। तो देखिए बेटा, हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म रहा हो, कोई बर्ड रही हो, उसकी डीएनए में कुछ चेंज हुआ हो, जब उसका अंडा आया होगा, उसके अंडे में जब निकला कुछ अलग होगा, और फिर उसके बच्चे हुए, उसमें कुछ अलग करते 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 सारे चेंजेस इकट्ठा होते गए। आज जो मुर्गी आई है हम देखते हैं इट इज अ न्यू स्पीशीज। सो ये बेटा वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन एवोल्यूशन में मदद करता है। सो ना ही यहां पे वेरिएशन है तो ना ही यहां पे एवोल्यूशन होगा। दूसरी चीज बेटा, नो अडेप्टेशन, या मैं कहूंगी लेस सर्वाइवल। भाई वेरिएशन आते क्यों हैं? बहुत सी वेरिएशन हमें अपने आसपास की कंडीशन में सरवाइव करने को मदद करता है। कुछ चेंजेस ऐसे आए होंगे, जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस आज जैसे नहीं है। पहले कभी चार पैरों पे चलते थे ह्यूमंस, पकड़ नहीं सकते थे, चीजें बना नहीं सकते थे, मुंह उनका चौड़ा था, उनका दिमाग इतना तेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आज हम डेवलप हुए, हमारी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा है, हम ग्रिप कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो बेटा कोई अडेप्टेशंस जो आती हैं धीरे धीरे, वो हमारे सर्वाइवल को बेहतर करती है और वो वेरिएशन से आती है। तो जब वेरिएशन ही नहीं आ रहे तो एवोल्यूशन भी नहीं हो रहा और सर्वाइवल भी कम चांसेस है। ये चीज हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर
द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बेटा, अब एक चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे कि मैम क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कभी नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। अब म्यूटेशन आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूं। देखिए बेटा, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा तो उसका डीएनए पहले डबल होता है, फिर वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ता है। उस डीएनए के डबल होते समय कोई गलती हो सकती है, या मान लीजिए कोई रेडिएशन डीएनए में कुछ गलत कर दे। आप आए दिन, अब तो सीरियल मूवी देखते हो, अब तो ये सब मूवीज में भी आने लगा है कि म्यूटेशन, कोरोना का जो वायरस है वो भी भाई कितनी बार म्यूटेट हो गया, अडेप्ट हो गया, नए नए चीजें जब खा रहे होंगे तो लोगों के अंदर वो म्यूटेटेड हो गया। अच्छा, म्यूटेशन कुछ डीएनए में चेंज हुआ। सो म्यूटेशन क्या है? इट इज द ऑल्टरेशन इन द डीएनए, इन द जेनेटिक मटीरियल। अब ये बेटा पास हो गया नेक्स्ट जनरेशन में, इट इज पास टू ऑफस्प्रिंग। तो अब आप बोलेंगे मैम वेरिएशन तो आ गया, लेकिन बेटा अगर मैं आपको कहूं तो मान लीजिए कि ये पेरेंट है और पेरेंट में म्यूटेशन हुआ, फिर बेटा ये पास हो गया तो ये फिर से इसके जैसा है, फिर ये फर्दर पास होगा। तो हाँ, भले किसी एक जनरेशन में कोई चेंज आया, बट वो भी तो फिर एज इट इज पास होगा। तो हर वक्त तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएंगे, वो तो एक एक्सीडेंटल केस था और उसके बाद वो पास हुआ है। तो ये मैं कह सकती हूँ वेरिएशन हुआ, लेकिन अब फर्दर नहीं हुआ, तो आई कांट से दिस वेरिएशन इज पासिंग ऑन। ठीक है, चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब बेटा हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सेस आर इन्वॉल्व। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू सेक्स आर इन्वॉल्व, और ये ऑपोजिट सेक्स होते हैं ज्यादातर। यानी मैं कह सकती हूं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चा बनाएंगे? कुछ तो इनमें से निकलेगा जो बेटा फ्यूज करेगा। तो यहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन भी होती है, और बेटा गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो उनकी फर्टिलाइजेशन भी होगी। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं एंड फ्यूजन भी कह देते हैं। अब जब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि यहां पे मियोसिस भी हो रही है और माइटोसिस भी हो सकती है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट माइटोसिस से भी बनते हैं। तो यहां पे मियोसिस भी है, माइटोसिस भी है। बेटा अगर यहाँ पे मियोसिस है तो यहाँ पे वेरिएशन भी आ रहा है क्रॉसिंग ओवर से, और क्योंकि दोनों पेरेंट्स के गैमीट फ्यूज कर रहे हैं तो इसलिए भी वेरिएशन आ रहा है। और अगर वेरिएशन आ रहा है तो ये हेल्प कर रहा है एवोल्यूशन में। अब ये तो हुआ मेरा इस चीज का कारण। अब ये गैमीट्स बनाने की जरूरत है क्यों? देखिए बेटा, मान लीजिए कि एक मम्मी है और एक बेटा पापा है। मम्मी ने बनाए ओवम, फादर ने बनाया स्पर्म। दोनों के पास 46 क्रोमोसोम था। मियोसिस हुई, स्पर्म बना, ओवम बना। ओवम में 23 क्रोमोसोम, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम। जब बेटा ये दोनों फ्यूज करते हैं तो ये बनेगा जाइगोट, और इस जाइगोट में फिर से 46 क्रोमोसोम आएंगे। इस जाइगोट में फिर से 46 क्रोमोसोम बिल्कुल पेरेंट्स जैसे हो जाएंगे। फिर जब ये माइटोसिस करेगा तो आपका फाइनली
न्यू इंडिविजुअल जहां पे बनेगा अगेन 46 क्रोमोसोम का। सो मियोसिस बहुत जरूरी था। अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता 46 ये तो 92 का जायगोट होता, फिर इसके बच्चे तो आगे जा करके 104 92 हो गया तो 184 के होते भैया। 92 अगर मैं बोलूं 46 92 फिर मिल करके ये तो भैया 184 बना लेते, तो हर बार अलग ही बनता, इंसान नहीं बनता, कभी कुछ और ही जन्म लेता हर बार भाई। तो यहां पे मियोसिस होना बहुत जरूरी है। इस केस में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मियोसिस हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जाइगोट बेटा बनना बहुत जरूरी है। यहां पे जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं एक चीज पूछूं, इन सब में ऐसा क्या है जो ये डिसाइड करेगा कि कोई रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है? बड़ा सिंपल, देखिए बेटा, इट इज द फर्टिलाइजेशन दैट विल डिसाइड whether it is sexual और asexual reproduction। फर्टिलाइजेशन डिसाइड करेगा कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज अ टेप वर्म। बेटा टेप वर्म जो होता है दैट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी कि ये मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों बना सकता है और ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूजन कर सकते हैं और यहां पे बेटा न्यू इंडिविजुअल बना। तो अगर मैं यहां पे चीज देखूं, यहां पे मुझे क्या समझ में आया कि एक ही पेरेंट है। यहां पे तो भैया कोई वेरिएशन भी नहीं आया दो गैमीट्स का। भाई दो गैमीट्स के आने की वजह से कोई वेरिएशन भी आया। हाँ, अगर मियोसिस के समय कोई गैमीट में चेंज हुआ होगा तो थोड़ा सा आया होगा, लेकिन बेटा और तो कोई वेरिएशन नहीं आया। पेरेंट्स की वजह से तो दो गैमीट्स की वजह से तो नहीं आया। तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि इट इज द फ्यूजन, the fertilization which will decide whether it is sexual or asexual reproduction। यहां पे देखिए बेटा, this is an earthworm and आपने ये टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थवर्म भी बेटा हर्माफ्रोडाइट होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं एक मेल अर्थवर्म की और फीमेल दोनों ही है बेटा, ये दूसरे अर्थवर्म की बात करती हूँ, हर्माफ्रोडाइट है दोनों है इनके पास। इसने भी अपना स्पर्म बनाया, इसने भी अपना ओवम एग बनाया। चलो मैं इसको ऐसे लिखती हूं, इसने भी अपना स्पर्म बनाया और एग बनाया, इसने बेटा अपना एग बनाया और स्पर्म बनाया। तो आपने पढ़ा होगा अगर ये दो अर्थवर्म है तो ये ऐसे उल्टे होते हैं और ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पर्माथिका इकट्ठा होते हैं वहां पे सारे। सो ये बेटा एक दूसरे के गैमीट को फ्यूज करते हैं। टेपवर्म की तरह ये अपने गैमीट को फ्यूज नहीं करा देते। इसका स्पर्म इसके एग के साथ फ्यूज करता है, इसका स्पर्म इसके एग के साथ फ्यूज करता है। अब एक ही पेरेंट ने दोनों गैमीट बनाए, फिर भी बेटा फ्यूजन है। तो इट इज द फ्यूजन दैट इट विल डिसाइड वेदर इट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए एक अब और चीज मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं। हम इसको इधर लिखते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या लेट्स सपोज इधर ही लिखते हैं, हनी बी के बारे में बताती हूं, इधर ही लिखते हैं। देखिए बेटा, हनी बी मधुमक्खी होती है। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि आगे ये आपको यूज करेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
हनी बी यानी मधुमक्खी के अगर छत्ते में देखेंगे तो 3 तरीके की चीजें मिलती हैं। एक बेटा आपकी वर्कर हनी बी जो कि फीमेल होती है, एक क्वीन हनी बी जो कि फीमेल होती है, और एक ड्रोन्स जो कि मेल होती है। अच्छा, अगर मैं यहां पे इनके क्रोमोसोम की बात करूं ना बेटा, तो ये जो वर्कर हनी बी होती है ना, इनके पास 32 क्रोमोसोम, ये डिप्लॉयड होती हैं बेटा। क्वीन भी फीमेल ही है तो 32 क्रोमोसोम, ये डिप्लॉयड होती है। लेकिन ये जो मेल होता है ना, ये हैप्लॉयड होता है, इनके पास 16 क्रोमोसोम होंगे। अब देखिए रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ये बेटा एग्स बनाएगी, तो एग्स बनेंगे हैप्लॉयड, तो ये कैसे बनेंगे? बाय मियोसिस, 16 क्रोमोसोम के एग बन गए। अच्छा, ड्रोन भी स्पर्म बनाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है, तो n/2 तो नहीं हो सकता, तो ये बेटा माइटोसिस से स्पर्म बना रहा है विच इज हैप्लॉयड। अब देखिए यहां पे क्या क्या होगा। जब बेटा क्वीन हनी बी अपने छत्ते से बाहर निकलती है तो सारे के सारे मेल हनी बी, मेल ड्रोन्स, ये बेटा क्वीन हनी बी का पीछा करते हैं। केवल एक को ही मौका मिलता है अपने स्पर्म्स क्वीन की बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, इसके बाद ये सारे छत्ते में वापस नहीं जा सकते, ये भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सो होता क्या है, क्वीन हनी बी के अंदर स्पर्म्स डाल दिए गए। अब जब बेटा एक एग स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, यानी हैप्लॉयड और हैप्लॉयड फ्यूज करेगा, तो डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा। ऑनेस्ट की बात है भाई, अगर एग और स्पर्म फ्यूज करेगा तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। अब ये मेल तो नहीं हो सकता क्योंकि मेल तो हैप्लॉयड है, तो ये बेटा बनती है फीमेल, वर्कर हनी बी बनती है। अच्छा, ये क्यून क्यों नहीं बनती? क्योंकि पूरे छत्ते में एक ही क्यून हो सकती है, जब वो मर जाएगी तो दूसरी क्यून आएगी। अब इस क्वीन के पास ज्यादा स्मार्टनेस है ना, ये अंडे ज्यादा बना लेती है, और बनाने भी चाहिए भाई, लड़के कहां से आएंगे। तो कुछ एग बेटा स्पर्म जब नहीं रह जाते, स्पर्म मान लो खत्म हो गए, अब कुछ अंडे, ये एग अपने आप डेवलप हो जाते हैं मेल में, यानी कि ड्रोन्स में। तो अगर मैं कहूं यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां है, चलिए ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ क्योंकि यहां पे 2 गैमीट का फ्यूजन हुआ, लेकिन ये बेटा इधर देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब माना जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो इस चीज को बेटा कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जब फीमेल गैमीट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एंड दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखा था, एसेक्सुअल में ही बेटा पार्थेनोजेनेसिस भी आता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डिफरेंशिएट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखिए बेटा, एडवांटेजेस का क्या है कि वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा तो एवोल्यूशन होगा, और अडेप्टेशन ये जो आएंगी ये बेटा सर्वाइवल को बढ़ाएंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? इट टेक्स टाइम, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है, आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बट टेप पंप कर पाएगा। तो यहां पे लिखेंगे
एक्सेप्ट टेपवर्म। देन बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सम वेरिएशन कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। कुछ वेरिएशन हार्मफुल हो सकती है, ऐसे ही तो डिजीजेस आई हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आए हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसलिए कराऊंगी ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा, जिसमें हम फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको कंटिन्यू करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सो बाय बाय।